बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर 13 है, रिलैक्सेशन के ऊपर है। पैसिव मूवमेंट का चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अब आप मुझे इसका ख़ुद बता देंगे कौन से दिन इसका टेस्ट होगा। इसी वीक के अंदर इसका टेस्ट होगा, ठीक है। और ये नहीं है कि जिस तरह एक दो बच्चों ने पहले दिया था ऐसे टेस्ट होगा। प्रॉपरली मुझे आप बता दें कि किस डे आपने टेस्ट करना है, वरना मैं खुद बता देती हूँ। लेकिन मैंने इस वजह से आप पे रखा है कि आप वो कंसाइड ना कर जाएं टेस्ट डेट किसी और टेस्ट के साथ, ठीक है। और आपने नोट किया होगा कि मेरे जो लेक्चर्स हैं मैंने बहुत जिस तरह मैं पहले बनाती थी 30 स्लाइड्स का आप लेक्चर होता था, मैंने बहुत छोटा किया हुआ है उसे, ठीक है। मैं लेक्चर बहुत छोटे छोटे डिलीवर कर रही हूँ, जैसे 20 स्लाइड से ज़्यादा कोई भी लेक्चर नहीं होता। वो इस वजह से ताकि आप उसे स्लोली एब्जॉर्ब करें, क्योंकि ये आपका जो मोड है एजुकेशन का, ये जो ऑनलाइन सिस्टम है ये न्यू है आपके लिए, तो आप लोगों को इसमें समझने में आसानी हो, इसके अंदर एडजस्ट होने में आसानी हो। इस वजह से मैंने लेक्चर्स को बहुत छोटा रखा है, ठीक है। और कभी कभी जो पिछले लेक्चर्स गुजरे वो तो इतने सिंपल थे कि एक लेक्चर के अंदर 3 लेक्चर्स एक्चुअली होना चाहिए थे, लेकिन वो मैंने आपकी आसानी के लिए किया है, ठीक है। क्योंकि अभी हमारे पास वी हैव एम्पल टाइम, हम कर सकेंगे ये वाला, ठीक है। तो आप साथ साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। और ठीक है, रिलैक्सेशन क्या है? बेसिकली मसल्स विच आर रिलेटिवली फ्री फ्रॉम टेंशन एंड एट रेस्ट आर सेड टू बी रिलैक्स्ड, ठीक है। जब जारी बात है मसल में टेंशन नहीं होगी और वो अपनी रेस्टिंग स्टेट में होंगे तो दे आर श्योरली इन देयर रिलैक्स पोजीशन। टेंशन डेवलप्स इन मसल्स एज दे वर्क ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन। अच्छा, जिस तरह मैं पढ़ाती हूँ आप इससे रिलेटेड नेट पे ज़रूर गूगल पर देखा करें, सर्च किया करें, इससे रिलेटेड कोई आर्टिकल पढ़ लिया करें रिलैक्सेशन के ऊपर। मतलब जितने भी टॉपिक्स है, ज़रूरी नहीं है इसके ऊपर, मैं वैसे जिस तरह जो सा भी डिलीवर करती हूँ रिलेटेड खुद से भी बुक के अलावा, जिस तरह बुक्स तो आपने पढ़ना तो नो डाउट बुक से ही, लेकिन थोड़ा सा अपना नॉलेज इन्हेंस करने की कोशिश क्या करें। फिर मेरे से पूछा करें, उसके अंदर नहीं आएगा तो फिर आप मेरे से पूछ लिया करें, ठीक है। ये नहीं मैं कह रही कि अपने जितना आपको रिक्वायर्ड है उससे ज़्यादा ही पढ़ लें, लेकिन आप एटलीस्ट इन चीज़ों को पढ़ने की कोशिश भी किया करें, ठीक है। साथ टेंशन डेवलप्स इन मसल्स एज द वर्क ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन। टेंशन इज reduced to a variable degree as the muscle comes to rest during relaxation। ये एक ही बात है और उन्होंने 2 डिफरेंट वेज में की हुई है, ठीक है। अब हम मसल टोन अगर देखें क्या है, अंडर नॉर्मल कंडीशन लिविंग मसल्स आर नेवर कम्प्लीटली फ्री फ्रॉम टेंशन, ठीक है। जाहिर बात है हमारा हर वक्त कोई ना कोई मसल्स काम कर रहे होते हैं, जिस तरह हम पहले भी इस चीज़ पढ़ चुके हैं। एज दे रिटेन अ क्वालिटी ऑफ फर्मनेस नोन एज मसल, एज दे रिटेन अ क्वालिटी ऑफ फर्मनेस नोन एज मसल टोन इवन वेन दे आर रिलैक्स्ड एज पॉसिबल, ठीक है। एक मसल में टोन होती है, ठीक है, चाहे वो बंदा जिस तरह भी नॉर्मली भी बैठा हो, कोई काम नहीं भी कर रहा, लेकिन मसल की टोन तो एक है ना, जो मसल को क्या कर रही है, फर्मनेस दे रही है। मसल टोन विच रिप्रेजेंट्स अ स्टेट ऑफ प्रिपेयर्डनेस इन रेस्टिंग मसल्स, ठीक है। अब आपके मसल्स ऐसे बिल्कुल उनमें टोन नहीं होगी, जारी बात है आप वो एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करेंगे, ठीक है। मसल टोन यानी कि स्टेट ऑफ प्रिपेयर्डनेस, यानी कि वो कोई किसी भी एक्टिविटी के लिए तैयार है आपके मसल्स, ठीक है। अगर वो अच्छी उनके अंदर मसल्स की टोन अच्छी है। टोन शुड बी मेंटेन थ्रू द एक्टिविटी ऑफ मसल स्पिंडल सर्किट, ठीक है। ये हम लोग इस चीज़ को मैंने आपको डिटेल्ड बताया था, इंट्राफ्यूजल एक्स्ट्राफ्यूजल फाइबर्स। यहाँ पे तो सिर्फ लिखा हुआ है कि कॉन्ट्रैक्शन बेसिकली कहाँ पे सेंस हो रही है, फिर किस तरह से जो फाइबर्स हैं कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, वॉलंटरीली मूव कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन मैंने आपको एक, अगर आपको याद हो फर्स्ट सेमेस्टर में इंट्राफ्यूजल एक्स्ट्राफ्यूजल फाइबर्स के बारे में, उनकी इनर्वेशन के बारे में मैं आपको ये चीज़ पढ़ा चुकी हूँ, क्योंकि मुझे पता था ये चीज़ आगे आनी है और इस वजह से ही मैंने वो आप लोगों को करवाई थी। तो मैं अब थोड़ा सा बस रिवाइज कर देती हूँ इसका, कि जिस तरह वो है ना मसल फाइबर्स क्या होते हैं, एक इंट्राफ्यूजल फाइबर्स होते हैं और एक एक्स्ट्राफ्यूजल फाइबर्स होते हैं। फिर इंट्राफ्यूजल की भी आगे टाइप्स है, न्यूक्लियर बैग एंड न्यूक्लियर चेन, ठीक है। एक इनमें से स्टैटिक फाइबर्स हैं, एक इनमें डायनामिक। खैर अभी इधर की नीड नहीं है, बस वैसे ही मैंने रिवाइज किया, लेकिन आपको ये जिनको ये पता होगा तो वही उन्हीं को ये समझ आएगा लेक्चर, ठीक है। तो इंट्राफ्यूजल फाइबर्स को अगर याद हो तो इमरान, अगर आपको याद हो, मुकद्दस, जरगुल, सबको
तो इंट्राफ्यूजल फाइबर्स को कौन से जो है इनर्वेशन कर रही होती है? इंट्राफ्यूजल फाइबर्स को गैमा मोटर न्यूरॉन सप्लाई मतलब उन पे जो आ रही है वो क्या है? गैमा मोटर न्यूरॉन है, और दूसरी इफरेंट गैमा मोटर न्यूरॉन, और एक्स्ट्राफ्यूजल फाइबर्स क्या है हमारे पास? अल्फा मोटर न्यूरॉन्स। ये भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। फिर इंटरफ्यूजल फाइबर्स के भी आगे अंदर इंटरफ्यूजल फाइबर्स के दो तरह की फाइबर्स होती हैं, एक न्यूक्लियर बैग होती हैं और दूसरा क्या होते हैं? एक न्यूक्लियर चेन फाइबर्स होते हैं, ठीक है। और जो एक्स्ट्राफ्यूजल फाइबर्स हैं ये मैंने इन्हें गैमा मोटर न्यूरॉन सप्लाई कर रही है, और सॉरी अल्फा मोटर न्यूरॉन कर रही है एक्स्ट्राफ्यूजल को, और जो गैमा है वो इंट्रा को सप्लाई कर रही है, ठीक है। और जो बेसिकली जो मसल चेंज इन लेंथ होती है ना, जब जैसे मसल के अंदर कोई एक्टिविटी हुई है, कोई उनके अंदर चेंज इन लेंथ हुई है, वो बेसिकली इंट्राफ्यूजल फाइबर्स, ठीक है, उसे वो उनमें वो डिटेक्ट करते हैं बेसिकली चेंज इन लेंथ, ठीक है। और फिर जो मूवमेंट बेसिकली जिस तरह मैं एल्बो फ्लेक्शन कर रही हूँ, ये जो मेरी वॉलेंट्री मूवमेंट हुई है ना, दिस इज बेसिकली ड्यू टू एक्स्ट्रा कॉन्ट्रैक्शन इन एक्स्ट्राफ्यूजल फाइबर्स, ठीक है। डिफरेंट फाइबर्स ऑफ दिस स्मॉल फाइबर, ये आपने पढ़ना है, ये आज आपका है। आपने इस चीज को अपना जो पुराना वाला लेक्चर है उसको जो मैंने पढ़ाया था, आई डोंट नो मैंने उस पर आपको लेक्चर दिया या नहीं, या व्हाइट बोर्ड पे आपको समझाया था, लेकिन मुझे पता है कि मैंने आपको समझाया था, और जिन्होंने अच्छे तरीके से लिया होगा उन्हें आता भी होगा ये। डिफरेंट फाइबर्स ऑफ दिस स्मॉल फाइबर नर्वस reflex pathway transmits impulses, ठीक है, which produces a sustained contraction of small intrafusal muscle fibers of the muscle, ठीक है, वो डिटेक्ट करेंगे change in length, while large extrafusal muscle fibers concerned in the production of voluntary movement remain relaxed, ठीक है। पहले वो करेंगे, वो उस वक्त रिलैक्स एक्स्ट्राफ्यूजल फाइबर्स, लेकिन जो ही उन्होंने किया फिर उसके बाद जो है ना वो फिर उसके बाद एक्स्ट्राफ्यूजल पे काम शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। मसल टोन इज डिफाइंड एज द टेंशन इन अ मसल एट रेस्ट, ठीक है। बेशक हम कोई काम नहीं भी करें, लेकिन एक हमारे मसल की टोन है, ठीक है। अगर मसल की टोन नहीं होगी आपको खुद पता चल जाएगा, वो बिल्कुल ऐसे ढीला ढाला सा आपका मसल होगा, और कहेंगे मेरे तो फिर कोई टोन ही नहीं है, कोई एक्टिविटी ही सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहा, ठीक है। और मसल स्ट्रेंथ बेसिकली क्या है? इज डिफाइंड एज द मसल्स एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट एंड क्रिएट फोर्स इन रिस्पॉन्स टू रेजिस्टेंस, ठीक है। ये डिफरेंस है मसल टोन एंड मसल स्ट्रेंथ में। मसल टोन अच्छी होगी तो उनकी मसल स्ट्रेंथ अच्छी होगी, मसल टोन पहले आएगी, बाद में मसल टोन बेहतर होगी तो आप स्ट्रेंथ और इन चीजों के ऊपर जाएंगे। जब वो ही नहीं होगी तो सबसे पहले आप टोन ना होगी तो ये चीजें आएंगी ना, ठीक है। मैं लेक्चर को बहुत इजी बनाने की कोशिश कर रही हूँ अपनी तरफ से आप लोगों के लिए। और उसके बाद रिलैक्सेशन, पोस्चरल टोन क्या है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन विच परसिस्ट इन द मसल कंसर्न्ड विद द मेंटेनेंस ऑफ पोस्चर इज कॉल्ड द चीफली इन द एंटी ग्रेविटी मसल्स इज कॉल्ड द पोस्चरल टोन, ठीक है। जो आपके पोस्चर को बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन विच परसिस्ट इन द मसल कंसर्न्ड विद द मेंटेनेंस ऑफ पोस्चर, ठीक है, जो आपके पोस्चर को मेंटेन कर रहे हैं। आपके मोस्टली वो मसल्स कौन से होते हैं? मोस्टली दूसरे भी इन्वॉल्व है, लेकिन मोस्टली वो मसल्स आपके एंटी ग्रेविटी मसल्स होते हैं। पोस्चरल टोन इज मेंटेन्ड एंड रेगुलेटेड बाय अ रिफ्लेक्स मैकेनिज्म, जो मैंने आपको बताया था, ये जो राइटिंग रिफ्लेक्स पढ़ाया था आपको, ठीक है। पोस्चरल रिफ्लेक्स, ये सारे ये रिफ्लेक्स मैकेनिज्म के थ्रू हमारी पोस्चरल टोन मेंटेन होती है। जो ही हम अपने उस से डेविएट होते हैं, फौरन हमारी जो बॉडी है वो इस चीज को सेंस करती है और इसे ठीक करने की कोशिश करती है, ठीक है। और लेकिन खाली ये नहीं है, आपके जो हायर सेंटर्स हैं, जैसे कि आपके ये जो आपका ब्रेन स्टेम है आपका, हाई सेंटर्स, ये आप लोग फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे, लेकिन जैसे ब्रेन स्टेम है आपका, ठीक है, आपका वो भी आपके ये बैलेंस को मेंटेन करता है। बैलेंस को मेंटेन करेगा, जाहिर बात है आपके पोस्चर को भी मेंटेन करेगा, ठीक है, बैलेंस को। और ये आपके जो हाई सेंटर्स हैं जिसके अंदर आपका ये आपका ब्रेन स्टेम आ जाएगा, आपका ये जो आपके एरियाज हैं, ठीक है, आपका ये जिसमें आ जाते हैं आपका ठीक है, मेड्यूला आ जाता है, सेरिबेलम, ये तो मैंने वैसे ही हायर सेंटर्स बता दिए, लेकिन उसके अंदर से कुछ पार्ट्स होते हैं जो आपके बैलेंस, आपके पोस्चर को कंट्रोल करते हैं। ब्रेन स्टेम भी उनमें से एक है, ठीक है। सेरिबेलम भी करता है, सेरिबेलम। जाहिर बात है आपकी मोटर एक्टिविटी को रेगुलेट करेगा, तो अगर पोस्चर पे भी उसका कुछ ना कुछ एक्ट होता है। अच्छा, व्हाट इज टोन?
postural tone, the state of activity in a muscle or a group of muscles indicating the body's readiness to move and its ability to resist the downward pull of gravity. ठीक है, ये भी वही बात है जो मैंने पहले आपको कही है. तो एक्चुअली मुझे ऐसा लग रहा है कि फर्स्ट सेमेस्टर से आपका ये जो सेकंड सेमेस्टर की चीज़ें बिल्कुल मुझे ये एबीसी टाइप लग रही हैं. पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है. मुझे तो ये सेकंड सेमेस्टर की चीज़ें इजी लग रही हैं. फर्स्ट सेमेस्टर मुझे आप लोगों का लग रहा था कि वो आप लोगों के लिए उन्हें मेमोराइज करना ज़रा थोड़ा सा मुश्किल है. इसके अंदर ये नहीं है, लेकिन इसके अंदर चीज़ें सारी फर्स्ट सेमेस्टर वाली इंक्लूड है. अभी जब हम इनकी लैब एक्टिविटी करेंगे तो आपको पता चलेगा. ठीक है. अच्छा, अब नॉर्मल पोस्चरल टोन क्या करती है? इनेबल्स इंडिविजुअल टू मेंटेन एन अपराइट पोस्चर विद इन फोर्स ऑफ ग्रेविटी. ठीक है, जाहिर बात है अगर आप फोर्स ऑफ ग्रेविटी हर वक्त आप पे एक्ट कर रही है, अगर आपकी पोस्चरल टोन बेहतर नहीं होगी, नॉर्मल नहीं होगी, तो क्या होगा? आप जाहिर बात है गिरते फिर रहेंगे ना, इधर उधर गिरेंगे. अडेप्ट टू अ वेरिंग एंड ऑफन चेंजिंग, ठीक है, बेस ऑफ सपोर्ट. ठीक है, अगर आपकी पोस्चरल टोन अच्छी है तो वो डिफरेंट आपकी, ठीक है, अडेप्ट टू अ वेरिंग ऑफन चेंजिंग बेस ऑफ सपोर्ट. सॉरी, बीच में थोड़ा सा पॉज आ गया था, वो मैं अपने बेटे को उसका फीडर देने के लिए चली गई थी. अच्छा, इसमें ये है कि जाहिर बात है जब आपकी बेस ऑफ सपोर्ट क्या है, अब जाहिर बात है जब आप चल रहे हैं, कोई भी एक्टिविटी आप कर रहे हैं, तो अब बेस ऑफ सपोर्ट हमेशा तो एक जैसे नहीं रहती ना, कभी छोड़ी है कभी बढ़ रही है. ठीक है, तो उसको आपका पोस्चर टोन अच्छी होगी तो वो जो चेंजिंग आ रही है बेस ऑफ सपोर्ट में उसके साथ कॉप कर सकेगी ना. अगर नहीं होगी तो जाहिर बात आप गिर जाएंगे, क्योंकि ग्रेविटी तो आप पे एक्ट कर रही है. एक्वायर सिलेक्टिव मूवमेंट्स टू अटेन फंक्शनल गोल्स. ठीक है, अब जाहिर बात है सिलेक्टिव मूवमेंट, अब ये नहीं चलने के लिए हमें, जिस तरह फॉर एग्जांपल अब मैं कोई भी काम करना चाह रही हूँ और मेरे कुछ मसल्स रिक्वायर्ड है उस काम के लिए. अब रिक्वायर्ड सिलेक्टिव मूवमेंट टू अटेन फंक्शनल गोल्स. ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कोई चीज़ उठानी है, अब मैंने हाथ से जाना है, ये तो नहीं है ना मैं बिल्कुल झुक जाऊंगी और ऐसे करके उठाऊंगी. सिलेक्टिव मूवमेंट होना चाहिए. ठीक है, जो आपके मूवमेंट के लिए जिन मसल्स की रिक्वायरमेंट है, पोस्चर टोन जैसे नॉर्मल पोस्चर टोन अगर होगी तो हम जाहिर बात है सिलेक्टिव मूवमेंट करेंगे, जो रिक्वायर्ड है वो करेंगे. Postural tone is adaptable and varies throughout different parts of the body in response to desired goals. ठीक है, जो desired goals यानी कि फॉर एग्जांपल अभी हमने कोई ये काम करनी है, एक्टिविटी करनी है, डिजायर्ड गोल से रिलेट आप एग्जांपल ले लें, कोई एक्टिविटी हमने करनी है. ठीक है, पोस्चरल टोन हमारी क्या है, उसके लिहाज से सिलेक्टेड हमने मूवमेंट करनी है. फंडामेंटल बेसिस इज द स्ट्रेच रिफ्लेक्स ऑल्दो द हायर सेंटर ऑल्सो. ये मैंने बता दिया था कि पोस्चरल टोन कैसे मेंटेन होती है. आपके हायर सेंटर्स भी उसमें जाहिर बात है वही एक्ट कर रहे हैं. एनी स्ट्रेचिंग ऑफ मसल्स बाय एन एक्सटर्नल फोर्स सच एज फोर्स ऑफ ग्रेविटी स्टिमुलेट सेंसरी रिसेप्टर्स सिचुएटेड इन द मसल्स. ठीक है, गिव राइज टू डिस्चार्ज ऑफ मोटर इम्पल्सेस टू द सेम मसल्स. These motor impulses bring about a contraction of sufficient number of muscle motor units to increase the tension sufficiently to enable the effects of the force. ठीक है, कैसे? अब जारी बात है जब आप नॉर्मली सारा फंक्शन हो रहा है तो क्या हो रहा है, आपकी जिस तरह आपकी फोर्स आपकी फॉर एग्जांपल कोई एक्सटर्नल फोर्स आपके मसल्स पे कर रही है, जैसे कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वह टेक कर रही है, तो फिर क्या होगा, आपके वो मोटर इम्पल्सेस जाएंगी, आपके ब्रेन सेंसरी रिसेप्टर्स हैं उसके थ्रू आपको ब्रेन को सिग्नल जाएगा, फिर ब्रेन से मोटर के थ्रू वापस आएगा, और फिर क्या होगा, सुफिशिएंट मोटर यूनिट्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और मसल में जारी बात है टेंशन प्रोड्यूस होगी. ठीक है, ये सारा चीज़ें जो है हम ये इधर मैंने स्लाइड में जो डाली है, लेकिन ये हम चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं. ये चीज़ें मैं आपको पढ़ा चुकी हैं, आपकी रिफ्लेक्स आर्क में भी पढ़ाया, और ये फर्स्ट सेमेस्टर में जब मैंने आपको इंट्रा एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर का ब्रीफ किया था उस वक्त भी मैंने आपको ये बताया था. ठीक है, अभी मैं इस लेक्चर को जब आप लोग ले लेंगे ना कल, मैं शाम को आपसे 2-3 क्वेश्चंस करूंगी, सिर्फ डेफिनेशंस पूछूंगी. ठीक है, और मुझे और ये वाकई में ये मैंने करना है, इसके ऊपर आपके मार्क्स लगेंगे. ठीक है, ये आपका 5 मार्क्स का है, ये 5 का रखूंगी या मैं 7 जितने का भी रखूंगी, लेकिन मैं क्वेश्चंस करूंगी. ठीक है, पहले आप प्रेजेंट करने होंगे वहां पर और मैं तब करूंगी जब आप ले लेंगे ये लेक्चर. डिग्री एंड लोकेशन ऑफ पोस्चरल टोन वेरीज विद ऑल्ट्रेशन इन पोस्चर. ठीक है, इट इज ग्रेटर इन द अपराइट पोजीशन इन विच द फोर्स ऑफ ग्रेविटी टेंड टू स्ट्रेच द मसल्स मोर स्ट्रांगली. जाहिर बात है पोस्चरल टोन क्या हो जाएगी, आपकी ज्यादा होगी जब आप खड़े हुए होंगे, क्योंकि आपकी फोर्स ऑफ ग्रेविटी आपके मसल्स को ज्यादा स्ट्रेच कर रही है. उसमें आपकी बॉडी देखिए रिलैक्सेशन पोजीशन में नहीं है जब आप एक अपराइट पोजीशन में है. ठीक है,
और आपकी रिकम्बेंट पोजीशन क्या है, ले डाउन पोजीशन होती है, क्या आप लेटे हुए हैं, ठीक है। रिकम्बेंट पोजीशन एडिक्वेटली काउंटर बैलेंस द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी अपॉन देम इन फुल सपोर्ट ऑफ बॉडी। अब देखिए रिकम्बेंट पोजीशन में क्या होता है, मोस्टली आपकी जो ग्रेविटी है और आपकी जो मसल्स की फोर्स है वो काउंटर बैलेंस हो रही होती है। इसके अंदर मोस्ट सुटेबल पोजीशन जो रिलैक्सेशन के लिए है वो रिकम्बेंट पोजीशन होती है, ठीक है, जिसमें आप लेटे हुए हैं। स्पेसिफिक, अच्छा रिलैक्सेशन में ही हम ये पढ़ रहे हैं, मसल टोन, पोस्चरल टोन, ठीक है, ये फिर हमने सॉरी रिलैक्सेशन। अब वॉलेंट्री मूवमेंट्स, स्पेसिफिक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एज दे वर्क टू इनिशिएट मूवमेंट। अब देखें, जब स्पेसिफिक मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो बट एट द कंप्लीशन ऑफ मूवमेंट दे रिलैक्स एंड कम टू रेस्ट, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है अपना काम करने के लिए, लेकिन जब उसका काम हो जाएगा वो जारी बात है वो रिलैक्स हो जाएगा, फिर दोबारा अपनी पोजीशन में आ जाएगा, रेस्टिंग पोजीशन में आ जाएगा। अच्छा, कॉन्ट्रैक्शन इन वन ग्रुप ऑफ मसल्स इज अकम्पेनिड बाय रेसिप्रोकल रिलैक्सेशन ऑफ एंटागोनिस्टिक मसल्स, ठीक है। मूवमेंट जारी बात है स्मूथ तभी होगी। फॉर एग्जांपल अब मैं अपना एल्बो फ्लेक्शन कर रही हूँ, अब ये किस तरह सही होगी, मैं अपनी पोनी बनाना चाहती हूँ, फॉर एग्जांपल मैं बालों में कंघी करना चाहती हूँ, एल्बो फ्लेक्शन हो रही है, ठीक है, इसके अंदर मेरी। अब ये कब होगी, जब मेरे एंटागोनिस्ट मसल्स रिलैक्स होंगे तभी ये मूवमेंट मेरी जो है वो स्मूथ होगी। तो रिलैक्सेशन किसकी हो रही है, एंटागोनिस्टिक मसल्स की, रेसिप्रोकल इनहिबिशन, और रिलैक्सेशन किसकी हो रही है, एंटागोनिस्टिक मसल्स की। मेंटल एटीट्यूड्स, अच्छा अब जारी बात है, अगर इंसान, आपने देखा होगा कि वो पेशेंट्स होते हैं जिन्हें टेंशन होती है, फियर, एंगर, और इसके अंदर गुस्से में भी आपके मसल्स कितने टेंस हो जाते हैं, ठीक है, आप क्लेंच करते हैं अपने टीथ को और आपकी जॉज ऐसे एक दूसरे के, ठीक है, वो स्टिफ हुए होते हैं, तो आपको जब आप खुद भी फील करें तो आपको पता चल रहा होता है कि ये क्या है, टेंस, आपके मसल्स टेंस हो रही हैं, ठीक है। Which give rise to general increase in muscular tension which serves as a useful purpose by preparing the muscles for forceful action, ठीक है। As fear is one form most usual cause of persistent tension, the physiotherapist must do her best to reassure the patient to gain his confidence। जैसे फॉर एग्जांपल कभी कभी कोई पेशेंट्स आते हैं और डरे हुए होते हैं, और जब डरे होते हैं मसल्स आपके टेंस होते हैं, ठीक है, जब आप डरे होते हैं तो आपके मसल्स क्या हो जाते हैं, टेंस हुए होते हैं। तो अब हमारे पास कोई ऐसा पेशेंट आए तो सबसे पहले हमने उसे एश्योरिटी देनी है, उसे कॉन्फिडेंस में लेना है कि नहीं, यू विल बी फाइन, आप बेहतर हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, यू विल एबल टू डू योर डेली एक्टिविटीज़ रूटीनली लाइक यू वर डूइंग बिफोर, ठीक है। ये हम उसे आहिस्ता आहिस्ता कॉन्फिडेंस में लेके देन चीज़ें बेहतर होंगी। एंड एटमॉस्फेयर कंडक्टिव, और फिर एटमॉस्फेयर भी बहुत ऐसे बिल्कुल काम पीसफुल एटमॉस्फेयर होना चाहिए जहाँ पे आप दोनों बात कर सकें, सिर्फ आप दोनों हों और उधर कोई भी बंदा का मतलब कि नॉइसी एटमॉस्फेयर नहीं चाहिए, क्योंकि अगर देखें नॉइसी एटमॉस्फेयर होगा, रूम नॉइसी होगा तो क्या होगा, पेशेंट और टेंशन में जाएगा, ठीक है। बोथ मेंटल एंड फिजिकल कॉन्ट्रीब्यूट्स much to success in helping the patient to acquire the art of voluntary relaxation, ठीक है। डिग्रीज ऑफ रिलैक्सेशन अगर हम देखें तो क्या है, द स्टेट इन विच मस्कुलर टेंशन कैन बी रिड्यूस, इट इज़ बेटर टू रिगार्ड द टर्म, ठीक है, रिलैक्सेशन। और ये क्या है, डिग्रीज ऑफ रिलैक्सेशन अचीव बाय जेंटल पैसिव मूवमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी पेशेंट के मसल्स इतने टेंस है, आप आहिस्ता आहिस्ता से उसे पैसिवली मूव कराएंगे। अब देखिए पैसिव जब मूवमेंट करवा रहे हैं उसमें पेशेंट का कोई रोल नहीं है, वो खुद मूवमेंट नहीं कर रहा, आप उसे करवा रहे हैं। पैसिव मूवमेंट करा रहे हैं, मसल कोई भी जोर नहीं लगा रहे हैं, मसल कोई एफर्ट नहीं कर रहे, तो जाहिर बात है रिलैक्स, वो क्या होंगे, वो रिलैक्स होंगे। पेल्पेटिंग द मसल्स को ऐसे जब आप पेल्पेट करते हैं अपने हाथों से तो वो भी क्या कर रहे हैं, रिलैक्स हो रही है मसल्स, ठीक है। या फिर पेशेंट सो जाए तो भी रिलैक्स फील करेगा, ठीक है। और मसाज जो है वो करने से भी क्या हो जाते हैं, मसल्स रिलैक्स होते हैं। अगर हम उस वक्त ठीक है पेशेंट को गाइड करें कि आपके टाइट हैं या उस वक्त थोड़ी देर के लिए हम उसे हल्का सा पेल्पेट करना स्टार्ट करें तो मसाज उसका होगा और वो भी बेहतर हो जाएंगे, ठीक है, रिलैक्सेशन में इंड्यूस होगी। सो पैथोलॉजिकल टेंशन इन मसल क्या है, मार्क्ड परसिस्टेंट इंक्रीज इन मस्कुलर टेंशन और टोन इन ए ऑफ मैनी पैथोलॉजिकल कंडीशंस इज विच अफेक्ट नर्वस सिस्टम, ठीक है।
अब वो कह रहे हैं लीजन ऑफ हायर मोटर सेंटर एंड दोज विच इंटरफेयर विद नॉर्मल फंक्शन ऑफ द नर्वस पाथवे कॉमन रिजल्ट इन एबनॉर्मल स्टेट ऑफ हाइपरटोनिसिटी टू स्पास्टिसिटी और रिजिडिटी। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने अब वो आप प्रीवियस अपने जो आगे फर्दर सेमेस्टर्स हैं उसमें जाएंगे तो आप पढ़ेंगे जैसे कंडीशंस होती हैं। सेरेब्रल पाल्सी एक बच्चों की कंडीशन है, ठीक है, उसके अंदर क्या होते हैं, उसके अंदर फिर आगे टाइप्स हैं। स्पास्टिक सीपी होते हैं बच्चे, उसमें बेसिकली क्या होता है कि बिफोर एज ऑफ 15, ठीक है, उसमें क्या हो जाता है आपके ऑक्सीजन ब्रेन को सही नहीं मिलता। उससे पहले ये कंडीशन होती है, या तो ड्यू टू बर्थ कोई ऐसी कंडीशन, ऐसा कोई डिफेक्ट हो गया है जिसकी वजह से उसके ठीक है ब्रेन को सही तरीके से ऑक्सीजन नहीं मिला, ठीक है, उसकी वजह से भी हो सकता है। बस 15 ईयर्स से पहले अगर ये कोई इस तरह की कंडीशन आ जाए वो आप सीपी में डालते हैं, ठीक है, उसे, ठीक है। और सेरिब्रल पाल्सी तो खैर आप देखेंगे बच्चों में फिर ऐसी कंडीशंस आ जाती हैं, स्पास्टिसिटी ज्यादा हो जाती है, तो जाहिर बात है जब उनके मसल्स इतने टेंस होंगे, हायर मोटर सेंटर्स डिफेक्टिव है ना, उनका ब्रेन सही काम नहीं कर रहा, सही सिग्नल्स नहीं आगे ट्रांसफर कर रहा, जिसकी या एक्सेसिव उनमें न्यूरॉन्स ट्रांसमिट हो रहे हैं और एक्सेसिव वहाँ पे रिसेप्टर्स पे परसीव हो रहे हैं, ठीक है, और स्पास्टिसिटी वहाँ पे बढ़ रही है। ऐसा भी हो सकता है, रिजिडिटी हो सकती है। खैर ये खाली बच्चों की बात नहीं है, मैं तो एक एग्जांपल दिया है, बड़ों में भी होती हैं कुछ ऐसी कंडीशंस, ठीक है, जिसकी वजह से स्पास्टिसिटी पैदा हो जाती है, रिजिडिटी पैदा हो जाती है। रिजिडिटी जैसे हम पार्किंसन डिजीज को पढ़ेंगे, ठीक है, मैं आपको बताऊंगी पार्किंसन डिजीज के बारे में। उसमें क्या ट्रेमर्स होते हैं आपको, ठीक है, आप मतलब कोई भी काम, जिस तरह फॉर एग्जांपल आपने चाबी उठानी है, यहाँ पे पड़ी है, कभी आपका हाथ इधर जाएगा उधर जाएगा, बस उधर नहीं जाएगा जहाँ पे चाबी पड़ी हुई है, ठीक है, उसमें भी रिजिडिटी होती है। रिजिडिटी उसके अंदर स्पास्टिसिटी नहीं होती, उसके अंदर रिजिडिटी होती है, ठीक है। सो टेम्परेरी रिडक्शन इन दिस टेंशन अफेक्टेड एरिया कैन बी अचीव्ड बाय सूटेबल मीन्स, ठीक है। अब सबसे पहले जब हमारे पास कोई ऐसा पेशेंट आ जाए, जैसे कि स्पास्टिक पेशेंट आ जाए, स्ट्रोक का पेशेंट है, ठीक है, स्पास्टिक स्ट्रोक, स्पास्टिसिटी हुई है उसकी अपर लिम्ब के ऊपर, फॉर एग्जाम्पल छोड़ दें सीपी वगैरह इन सबको, स्ट्रोक का पेशेंट है और उसे स्पास्टिसिटी हुई है। अब जाहिर बात है, अब क्या हुआ उसको, सबसे पहले जब हमारे पास आएगा हम सबसे पहले उसमें रिलैक्सेशन प्रोमोट करेंगे, उसे री एजुकेट करने के लिए। सबसे पहले उसके जब मसल्स रिलैक्स होंगे तभी हम ये सब कुछ कर सकेंगे, ठीक है, एक्सरसाइजेस परफॉर्म कर सकेंगे, उससे एक प्रोग्राम डिजाइन कर सकेंगे। सो टेक्निक्स ऑफ रिलैक्सेशन, जनरल रिलैक्सेशन जैसे कि फुल बॉडी, इसके जनरल में रिलैक्सेशन जैसे फुल बॉडी रिलैक्सेशन है, ठीक है, और लोकल रिलैक्सेशन जैसे कि टारगेटेड है कि अपर लिम्ब है, उसके अंदर ये वाला मसल है या अपर लिम्ब है, ठीक है, और वो उसमें मसल क्या है आपके टेंस है, तो आपने सबसे पहले उन्हें रिलैक्स करना है, कोई भी एक्सरसाइज डिजाइन करते हुए या प्रोग्राम डिजाइन करते हुए। वैसे जनरल रिलैक्सेशन जो फुल बॉडी रिलैक्सेशन है, ये इसमें जिस तरह हम गाइड कर देते करेंगे, ये हम आगे पढ़ेंगे इस चीज के बारे में, मैंने इस लेक्चर में नहीं डाला, अगले लेक्चर में मैं डालूंगी ये। तो उसमें ये वैसे कम ही अचीवेबल है, क्योंकि जाहिर बात है आप कभी ना कहीं से तो थका होता है ना, और ये जिस तरह की हमारी आवाम है वो तो कभी भी, वो तो हर वक्त ही कहती है नहीं मैं तो थका ही हूँ, ठीक है। तो लोकल रिलैक्सेशन जो है वो क्या है, जो एक पर्टिकुलर पार्ट की रिलैक्सेशन हमने करनी है मसल्स की। यूजिंग मेथड ऑफ रिलैक्सेशन हैज बीन यूज्ड बाय वैरायटी ऑफ प्रैक्टिशनर टू हेल्प पेशेंट टू रिलीव पेन, रिलीव मसल टेंशन, एंजाइटी। जैसे स्ट्रेस की वजह से आपके मसल्स पूरी बॉडी के टेंस हुए होते हैं, ठीक है, स्ट्रेस, एंजाइटी, खौफ, ठीक है, और कोई बंदा डिप्रेशन में गया होता है तो उसके भी मसल्स बहुत टाइट होते हैं, ठीक है। तो हम जाहिर बात है सबसे जनरल रिलैक्सेशन उसके अंदर आती है कि टोटल बॉडी रिलैक्सेशन करनी है, हम उसे काम करेंगे, ठीक है, उसे क्या करेंगे, और जब ये रिलीफ एसोसिएटेड फिजिकल एंड मेंटल डिसफंक्शन इंक्लूडिंग टेंशन, हेडेक्स होते हैं। फिर बंदे का जाहिर बात है जब वो इतना टेंस है तो जाहिर बात है आपका बीपी भी हाई होता है, ठीक है, आपको पता है ना ये सब चीजें। एंड रेस्पिरेटरी, जाहिर बात है आपकी हर चीज पे इफेक्ट होता है टेंशन का, आपका सर दर्द करने लग जाएगा, और हो सकता है वो सर दर्द क्यों कर रहा हो कि आपके जो सर्वाइकल के मसल्स हैं उनमें इतनी टेंस हो गए, जब आप किसी चीज की बिला वजह की टेंशन ले रहे होते हैं या टेंस होते हैं, फियर होता है, एंजाइटी होती है, तो आपके सर्वाइकल मसल्स, आपको कंधों में दर्द बहुत महसूस होता है, ठीक है। जब आपके कंधों में दर्द महसूस हो, बेसिकली वो कभी कभी ऐसा होता है कि वो टेंशन हेडेक होता है, वो आपके कंधों से दर्द, बेसिकली आपके मसल्स इतने टाइट होते हैं कि वो सर्वाइकल जो है ना, सर्वाइकोजेनिक हेडेक बेसिकली उसे कहते हैं, वो आपको हो रहा होता है।
ठीक है, इसमें फिर क्या होता है, स्पोर्ट, कंफर्ट एंड रेस्टफुल एटमॉस्फेयर आर बेसिक कंडीशंस फॉर जनरल रिलैक्सेशन। स्पोर्ट में डिफरेंट है कि लाइंग है पोजीशन, प्रोन पोजीशन है, ये हम पढ़ेंगे। एंड मे प्रूव इफेक्टिव विदाउट एडिशनल मेथड्स। ठीक है, ये मैंने डाला है कि सपोर्ट में क्या है, वेरियस फॉर्म्स एंड मॉडिफिकेशंस ऑफ द लाइन पोजीशंस आर यूज्ड, जैसे कि लाइंग स्पाइन, हाफ लाइंग, प्रोन, जिससे हम जनरल बॉडी रिलैक्सेशन इंड्यूस कर सकते हैं। सो थैंक यू, यही आज का हमारा लेक्चर था। इट्स इजी, और मुझे तो यही लगता है कि फर्स्ट सेमेस्टर से आप लोगों का ये सेकंड सेमेस्टर के जो सिलेबस है अभी तक तो इजी मुझे लग रहा है, ये मुश्किल नहीं लग रहा। ठीक है, फर्स्ट में तो आपके आइसोमीट्रिक, आइसोकाइनेटिक, लेकिन आप ये मत समझें कि जब पेपर होंगे तो आइसोकाइनेटिक और आइसोमीट्रिक नहीं आएगा, और ई सेंट्रिक और जो कॉन्सेंट्रिक नहीं आएगा। उसमें से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, और ऐसे ही पूछेंगे जिस तरह फर्स्ट सेमेस्टर में पूछे थे। ठीक है, वो चीजें आएंगी जरूर, और आप लोगों को तो ज्यादा आएगा, क्योंकि आपको तो फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट बेस ही सेकंड पे करते हैं, आपके तो उसकी चीजें भी होंगी इसके अंदर। ठीक है, सो फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आपका सेकंड पे बेस करते हैं, अच्छी तैयारी करें इसकी। ओके क्लास, थैंक यू।